नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म मां शारदे एकेडमी पर। तो उम्मीद करता हूं आज का मौसम तो यहाँ बहुत अच्छा है, आप सबके यहाँ भी बारिश हुई होगी। मौसम तो बड़ा ठंडा हो चुका है, बहुत गर्मी भी थी और पिछले 2 दिन से हम लोग क्लास अपलोड नहीं कर सके। इसका एक कारण ये है कि परसों वीडियो बनाते समय एक हादसा हो गया। मैं तो इत्तिफाक कहूँगा, खैर से हादसा नहीं कहूँगा क्योंकि ये जिंदगी तो है रहमत, इसे सजा न कहो। ये इत्तिफाक था, तुम इसको हादसा न कहो। वीडियो बनाते समय हुआ क्या, अचानक हमारा जो फोन था वो नीचे गिर गया, जिससे सारा फोन खराब हो गया, सिस्टम सारा बेकार हो गया। आज नया फोन हम लोग लेकर के आए हैं, बिल्कुल नए सिरे से, उसी जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ फिर से हम आप सबसे जुड़ चुके हैं और जो भी जहां से हमने क्रम को छोड़ा था वहीं से सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे। और मोबाइल टूटा तो एक जोश और जगह है अंदर से। अब साथ साथ मैं मैथ्स के साथ साथ साइंस की भी प्रतिदिन छोटी छोटी क्लिप्स आप तक पहुंचाऊंगा, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी विज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं वहां पर उनको डिस्कशन करेंगे डे बाय डे। और आप सबसे वीडियो में क्लास स्टार्ट करूंगा। साइंस की क्लास है, फिलहाल मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले सबसे अपील करना चाहता हूं हर दिन के जैसे कि आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और उसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ साथ में अपने मित्रों से भी करवा दीजिए। और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 2-4 ग्रुप में सेंड कर दिया करो, है ना। और देखो हर चीज धीरे ही धीरे होती है, बहुत हम समझ रहे हैं कि हम अभी शुरुआती पायदान पर हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब एक दिन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वही चीज है कि तीरों तलवार से नहीं होता, कुछ भी हथियार से नहीं होता, वक्त लगता है कुछ तो होने में, कुछ भी रफ्तार से नहीं होता। तो सब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे साइंस पर। आज का युग विज्ञान का युग है, हर जगह पर आप देख रहे हैं कि साइंस अपनी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उन्नति कर रहा है। और ये क्या है, आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हर लगभग ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें जीके के अंदर विज्ञान की प्रवेशता आपको देखने को न मिलती हो। तो आज हम शुरू करेंगे साइंस को लेकर के बातचीत करेंगे। साइंस चूंकि एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वो 3 पार्ट में डिवाइड है ना। खासकर आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और तीसरा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो आज सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जहां से आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, वो है हमारा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो यहां से हम बातचीत करेंगे। अच्छा, भौतिक विज्ञान के अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे चाहे प्रकाश का चैप्टर हो गया, मानव नेत्र हो गया, चुंबक हो गया, विद्युत हो गया, इसके अलावा मैं बात कर लूं ऊर्जा हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, बल हो गया, है ना। तो ये कुछ पसंदीदा जो है टॉपिक्स हैं जिन पर ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम यहीं से आज अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला आज हमने टॉपिक जो ले रखा है वो बहुत ही, मतलब मैं ये कहना चाहूँ तो विज्ञान की बिल्कुल जान है, हार्ट है, दिल है, जो भी समझ लो, गुर्दा, किडनी, वो सब कुछ है। तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने चल रहे हैं प्रकाश। सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लें। मैं बहुत आपको डेप्थ में लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना भी मैटर आपको दूंगा बाइजेस समझाते हुए दूंगा। एक ही चीज आपको बाइजेस समझ में आने वाली है, कुछ भी आपको रटना नहीं है। हम बात करने वाले हैं लाइट पर। किस पर बात करने वाले हैं दोस्तों? हम बात करने वाले हैं लाइट पर। लाइट के सिर्फ मैंने क्या बोला, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, सबको कवर करने वाले हैं हम लोग धीरे धीरे। तो लाइट, प्रकाश। सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है तो सब लोग याद नोट कर लें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये लोग पढ़ते चल रहे हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, प्रकाश क्या है? लाइट इज एन एनर्जी, है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें दूसरी चीजें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, या जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना डालता है। मतलब इसके होने पर हमें दूसरी चीजें नजर आती हैं। तो पहला आपके लिए पॉइंट यहां से नोट करके चलिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये पॉइंट आप समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से, मतलब प्रकाश के गुण क्या हैं। देखो, अगर हर व्यक्ति, हम ही आप लोग हैं, तो हम लोग जो भी हैं वो तो वही हैं, साथ में हमारे आपके भी कुछ गुण अवगुण होते हैं। उसी तरीके से प्रकाश अगर एक टर्म है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकाश के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या है इसके गुण, क्या क्या है इसके गुण, हमें ये चीज पढ़नी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुणों पर। प्रकाश के गुणों पर फटाफट देखते हैं। देखो, मैंने क्या बोला, सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चीजें आवश्यक हैं मैं उनको कवर करने वाला हूं, है ना। ये कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं कि सब कुछ आपको बताया जाए, बट क्या है, बताया जा सकता है, बहुत आसान है, बट हम ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उनको कवर कर रहा हूं। आप मेरे साथ सुनते चलिए। पहला पॉइंट कि प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। मैं गुण लिख रहा हूं, प्रकाश के गुण, आप लोग भी नोट कर लीजिए। प्रकाश के गुण,
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। पहला गुण मैंने क्या बताया कि प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, अर्थात आप प्रकाश को नहीं देख सकते, आप प्रकाश को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये बात अलग है कि प्रकाश के होने पर आप दूसरी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो स्वयं क्या है, प्रकाश अदृश्य है। दूसरा पॉइंट यहां लिख लीजिएगा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा कह लें या इसे सीधी रेखा को हम या ऋजु रेखा कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, अर्थात ऋजु रेखा में चलता है। कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा चित्र दिखाऊंगा कि बता भी दूंगा आपको, अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, ये नहीं कि जिस जगह से उल्टा सीधा इस तरीके से, है ना, वक्र के रूप में नहीं चलेगी, प्रकाश सदैव सीधी रेखा के रूप में गमन करता है। ये था दूसरा गुण। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वैद्युत चुंबकीय, आगे चुंबकीय तब जब हम तरंगों वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो तरंगे यहाँ पे क्लियर है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, जो भी तरंगों का अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, वहां पर हम सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो अभी खाली आप याद रखेंगे कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी होता है ना, तरंगों के रूप में भी चल सकता है। उसके अलावा जो इसका एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फीचर है, मैंने देखो डबल स्टार मैंने बना दिया है, वो ये है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी विशेष माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब चलिए माध्यम क्या होता है ना, जैसे अभी हम क्या करते हैं, अभी आप हमको व्हाट्सअप करते हैं, अपने मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज भेजने में क्या होता है, जो व्हाट्सअप है वो क्या है, बीच का माध्यम है जो हमसे आपको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो माध्यम क्या होता है, देखो जो मैसेज आपका हमारे तक आया व्हाट्सअप के माध्यम से आया, लेकिन प्रकाश एक ऐसी चीज है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा मैं साथ साथ में जब मैं आपको ध्वनि पढ़ाऊंगा तब मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन अभी आपको बताया दे रहा हूं कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई भी माध्यम नहीं है, वहां पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए अगर आप वहां पे बोलते हैं तो आपकी आवाज पास खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है ना। जबकि प्रकाश क्या है, प्रकाश वहां भी गमन कर सकता है जहां पर कोई माध्यम नहीं होता है। तो प्रकाश कहां, प्रकाश जहां पर कोई माध्यम नहीं है प्रकाश वहां चल सकता है, अर्थात प्रकाश वैक्यूम में चल सकता है। वैक्यूम बोले तो निर्वात, जहां कोई माध्यम नहीं है, तो ये निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात यानी वैक्यूम में भी गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ये पॉइंट आपकी नोट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक मैं पॉइंट यहां पर और से लिखना चाहता हूं, चल सकता है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहां पर होती है। ये जरूर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है। जल, आपको चार ऑप्शन दे दे कि जल में, कांच में, है ना, तेल में कि निर्वात में, तो आप बस देखते ही आंसर टिक कर देंगे निर्वात में। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहूं किलोमीटर में, तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब सोचिए आप बस ऐसे पल के झपकाइए 1 सेकेंड हो जाता है, इतनी देर में प्रकाश कहां पहुंच जाएगा, 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश की निर्वात में चाल, सर्वाधिक चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये थे कुछ प्रकाश के गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि अदृश्य होता है, सीधी रेखा में चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात आई है चाल की, तो आगे खैर हम सीखने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोज में बनाऊंगा जो बहुत ही रोचक होंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने भी क्या बताया आपको कि प्रकाश की मैंने चाल पर बात की। अच्छा, मुझे बताइए आप लोग कि प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में से किसकी चाल अधिक होती है। प्रकाश की चाल अधिक होती है कि ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो प्रकाश और ध्वनि में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ध्वनि की चाल क्या होती है, प्रकाश की अपेक्षा थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जब कभी बरसात होती है, बिजली कड़कती है, तो हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है, आवाज थोड़ा सा बाद में आती है। तो लोग बोलते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें प्रकाश दिखाई देता, चमकती पहले है और गरजती बाद में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं, वहां सब सिस्टम साथ साथ में ही था, बट क्या है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है, इसलिए प्रकाश हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाता है और ध्वनि हमारे कानों तक बाद में आती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है।
है। तो ये बात आप समझ में आपको आ गई है कि नहीं आ गई है? प्रकाशिक गुण आपको समझ में है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम, तीसरा पॉइंट है। यहां से सवाल बनते हैं सर, क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं पहले आप जानिए। ऐसे माध्यम, ऐसे मीडियम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। ये परिभाषा आप नोट करने वाली नहीं है, लेकिन जो नोट करने वाला है वो अब है कि प्रकाशिक माध्यम सर कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम होते हैं 3 प्रकार के। हालांकि आपको प्रकार के नाम से याद रखने हैं, इसको जो मैं एग्जाम्पल दूंगा वो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मैं बाइज्जत अभी आपको समझाने वाला हूँ, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, या कहीं कहीं पर इसे पारदर्शक भी लिख देते हैं। पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट आप इसे बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या है? दूसरा होता है आपका पारभासी माध्यम, कई जगह पे आपको पारभाषक मिलेगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, है ना। अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम या अपारदर्शी या पारदर्शक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है? मैंने क्या बोला कि जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम। से कितने प्रकार के होते हैं? या तो पारदर्शी, या तो पारभासी, या तो अपारदर्शी। एक एक चीज को सीखते हैं, उसके एग्जाम्पल पकड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस पे पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं। पारदर्शी, जिसके पार में दर्शी माने देखा जा सके, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके। अच्छा भैया आप आर पार आसानी से कब देख पाएंगे? जब आपकी आंखों का अधिकांश प्रकाश उसके आर पार जा सकेगा, तभी तो आप अच्छे से देख पाएंगे ना। जब आपकी दृष्टि किसी को पार करके दूसरी तरफ पहुंच पाएगी आसानी से, तभी तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस से आप सब समझ सकते हैं। तो पारदर्शी माध्यम क्या है? ऐसे माध्यम जिनके आर पार प्रकाश क्या हो सकता है? प्रकाश का अधिकांश भाग उसके आर पार पहुंच जाता है, वो कहलाते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे साफ कांच, एग्जाम्पल लेंगे अभी समझ में आपको आएगा। साफ कांच, साफ जल, साफ जल, 2 एग्जाम्पल बहुत रोचक हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं कि साफ कांच और साफ जल क्या है? पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी कहने का मतलब अगर साफ कांच हो तो साफ कांच हो, दोनों तरफ से साफ हो, तो उसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, तो उसके आर पार प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। साफ जल हो, आपके घर में बाल्टी है, नहीं तो भी भर लीजिएगा यार, है ना। बाल्टी में पानी भरिएगा, उसमें सिक्का डाल दीजिएगा अंदर नीचे, फिर आप साफ पानी होना चाहिए, है ना। फिर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या होगा? उस जल के अंदर देखो, अभी आप हवा से, आपका प्रकाश पहले कहां पर है? हवा से जा रहा है, फिर कहां जा रहा है? उस जल के अंदर। सिक्का जल के अंदर पड़ा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे माध्यम कौन है? प्रकाश कहां से जा रहा है? पहले माध्यम वायु से, दूसरे माध्यम कहां पर? जो बाल्टी में भरा हुआ है जल, उसके अंदर। लेकिन साफ जल कैसा माध्यम है? एक पारदर्शी माध्यम है, इसलिए आपका वो प्रकाश जो वायु से गुजर रहा था वो जल के भीतर भी गया और आसानी से देख पा रहे हैं कि तलहटी में सिक्का पड़ा हुआ है, तलहटी में सिक्का पड़ा हुआ है। क्योंकि साफ जल क्या होता है? साफ जल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है। साफ कांच भी क्या किसका कार्य करता है? पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है। उसी प्रकार से पारभासी क्या होता है? पारभासी माध्यम में कहना चाहूं, पारभासी क्या होता है? पारभासी में चीजें ये हैं कि पारभासी में पारभासी सिर्फ आभास हो, मतलब कहें आभास कब होगा भाई? मतलब आपको ये लगे कोई तो यार है ना, कुछ तो है, लेकिन आपको क्लियर न दिखे। अच्छा, जब आप कुछ भी देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी आंखों का कुछ तो प्रकाश उधर की ओर चला गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि पारभासी माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जिनके आर पार प्रकाश का अधिकांश भाग तो नहीं जाता, क्योंकि अधिकांश जाएगा तो साफ साफ दिखने लगेगा, अधिकांश भाग न जाकर के सिर्फ आंशिक भाग ही, अर्थात थोड़ा सा भाग ही आर पार जाता है, तो ऐसे माध्यम कहलाते हैं पारभासी माध्यम। जैसे अब मैं कह लूं कि घिसा हुआ कांच, जैसे आपका जब घरेलू देखा होगा, बाबा दादा होते हैं, जब चश्मा नया लाते हैं तो कहते साफ दिख रहा है, कांच का ही तो बना है ना, ग्लास का ही तो बना है, तो उनको प्रकाश आर पार साफ जा रहा है, दिखता है। उसके बाद चश्मा रखे रहते हैं, चश्मा 2-4 साल बाद घिस जाते हैं उसके ग्लास, तो कहते हैं बेटा अब मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या होता है? घिसा हुआ कांच पारदर्शी पारभासी माध्यम का कार्य करता है, उसके आर पार प्रकाश का कुछ ही भाग पहुंच पाता है, जिससे हमें चीजें साफ दिखाई नहीं देती। तो घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ कांच। उसके बाद थोड़ा सा दूषित जल, थोड़ा सा गंदा जल हो, कभी कभी नदी में गंदा जल आपको साफ नीचे नहीं दिखाई देता कि क्या है, दूषित जल हो गया। दूषित जल के बाद क्या हो गया है ना, दूषित लिख लेंगे, गंदा लिख लेंगे, तीसरा लिख लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, तैलीय कागज या तेल लगा हुआ कागज,
तेल लगा हुआ कागज, ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो ये तीनों किस में जाएंगे सर? पारभासी माध्यम में जाएंगे। किस में जाएंगे? पारभासी में। आखिरी और अपारदर्शी। आ जहां पे आ जाए, आ का मतलब होता है नहीं, मतलब ऐसे माध्यम जिनके आर पार प्रकाश जा ही नहीं सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप क्या करते हैं? आप एक कमरे में बंद होते हैं और पड़ोस में कोई दूसरे कमरे में रह रहा होता है, तो आप कभी सोचें कि दीवार से आपने, अभी आप विंडो लगाते हैं, विंडो क्यों लगाते हैं? ताकि आप बाहर की तरफ देख सकें, है ना। कभी ऐसा हो कि आपने चाहो तो दीवारें बना ली हो, फिर आप दीवार को आपका प्रकाश पार के बाहर देख लेता हो। आपसे पूछूं, मान लो मेरे पीछे बोर्ड है, मेरे पीछे बोर्ड है, और अगर देखना चाहूं कि इस बोर्ड के पीछे क्या है, तो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी आंखों का प्रकाश क्या है? इस बोर्ड को क्रॉस नहीं कर सकता, इसके आर पार नहीं जा सकता है। इसलिए प्रकाश जिन भी माध्यमों के आर पार नहीं जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम। जैसे आप ऐसे देख रहे हैं, मैं आपकी किताब ऐसे लगा दूं, तो क्या आपका प्रकाश उस किताब को भेज सकता है? जी नहीं। इसलिए किताब कैसा माध्यम हो गई? अपारदर्शी। कहने का मतलब जिनको पार करके प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी माध्यम। जैसे आपका किताब हो गया, आपका दीवार हो गया, आपका बोर्ड हो गया। बाकी आप समझदार हैं, इस तरीके से नंबर आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्रकाशिक माध्यम वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा, निश्चित समझ में आया होगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद एक चीज पूछी जाती है आपसे, प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या है ना, परावर्तन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा अपारदर्शी को रोक कर चल रहा हूं, आप कनेक्ट करते हुए सिखा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा निश्चित तौर पर। मैंने क्या बोला कि सर अपारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम है कि जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि एक आंख है, क्या है? अरे मान लो यार आंख है, ठीक है, ये क्या है? आंख है। यहां से प्रकाश निकला, क्या प्रकाश ऐसे निकलेगा? जी नहीं। अभी मैंने सिखाया था कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ये प्रकाश इस तरीके से जा रही थी। आगे अगर साफ पानी है तो बताओ क्या होगा? इसके अंदर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, है ना। फिर अगर आगे क्या होगा? अगर आगे मैं थोड़ा सा घिसा कांच लगा देता हूं तो क्या होगा? ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि आगे मैं लगा देता हूं, मैं कोई पुस्तक रख देता हूं, यानी किताब रख देता हूं, तो क्या होगा? ठीक है, साफ पानी होगा तो प्रकाश का अधिकांश भाग इसके पार निकल जाएगा, है ना। अब ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये हम आने वाली वीडियो में आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने समझाने के लिए बना दिया कि हाँ निकलेगा। जब घिसा हुआ कांच होगा तो क्या होगा? घिसे हुए कांच में होगा क्या? पूरा तो सब नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भाग इसके आर पार जरूर निकलेगा। लेकिन जब बात करेंगे हम पुस्तक की, तो पुस्तक में तो कोई भी इसका भाग आर पार जाने वाला ही नहीं है। कोई भी भाग इसका आर पार जाने वाला, मान लो पुस्तक बनी है ना, थोड़ा सा समझ लो, ये पुस्तक है, इसका कोई भी भाग इसके आर पार नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रकाश से आ रहा था, इसका होगा क्या फिर? तो होगा क्या? जब प्रकाश इस पुस्तक के किसी तल पर ऐसे पहुंचेगा, तो अब इस तल के आर पार तो जा नहीं सकता, अर्थात ये चिकना तल है। कैसा तल है? चिकना तल है, इसके आर पार नहीं जा पाएगा। तो प्रकाश करता क्या है? जिस तरफ से आया था, जिस तरफ से अर्थात जिस माध्यम से आया था, प्रकाश उसी माध्यम में ही वापस लौट जाता है। और इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आप समझे, आपके लिए इसकी परिभाषा समझना जरूरी नहीं है। अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो चीज आपके लिए समझना जरूरी है। क्या मैंने बताया आपसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? कि मतलब जब प्रकाश किसी चिकने तल पर, जैसे इस बोर्ड पर आकर के गिर जाए, आपतित हो जाए, कोई टार्च आप मारे, इस बोर्ड पर ऐसे मारे, तो क्या होगा? प्रकाश इसके आर पार जब नहीं जा पाएगा तो रेज क्या होगी? बोर्ड से टकराएंगी। टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाएंगी, और ये घटना ही कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, जो दो चीजें हैं वो सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के नियम है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। हालांकि मैंने सिर्फ इसे प्रकाश का परावर्तन कहा है, लेकिन एक्चुअली में इसे बोलेंगे समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ सर क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसका तल बिल्कुल क्या हो? एक समान हो। जैसे मैं बोर्ड को देखूं, जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे है, वैसा यहाँ पे है। लेकिन जैसे मैं क्या करूं, मेरा अभी मैं आपको सामने से मेरा हाथ दिखाऊं, ये मेरा हाथ घुमाया तो ये हाथ थोड़ा उठा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, इधर भी दबा हुआ है, मतलब ये तो समतल नहीं है, है ना, ये वक्र है, घुमा हुआ है। तो समतल समझ गए आप क्या होता है? समतल मतलब जैसे आपके मोबाइल की सामने की स्क्रीन क्या है? समतल होती है, एक बराबर की होती है, ठीक है। तो ये बोर्ड क्या है? समतल है। कैसा है? समतल है। तो समतल पृष्ठों पर जब कभी प्रकाश आएगा, टकराएगा, तो टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस जाएगा, इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। एक चित्र दिखा देते हैं आपको।
मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये मैंने थोड़ा सा देखो, ये पूछेंगे आपसे भी ये क्या है, ये मैंने क्या था, कोई पृष्ठ था, इस अब कैसा पृष्ठ था, ये पारदर्शी पृष्ठ था। कैसा पृष्ठ था? पारदर्शी पृष्ठ था। पारदर्शी मतलब इसके आर पार प्रकाश जा सकता है। मान लो साफ कांच ही रखी है तो इसके आर पार प्रकाश आएगा तो प्रकाश इसके आर पार चला जाएगा। लेकिन परावर्तन के लिए पारदर्शी या पारभासी पृष्ठ नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बताया था अपारदर्शी होना चाहिए। तो किसी पारदर्शी को हम अपारदर्शी कैसे बनाते हैं? किसी पारदर्शी को हम अपारदर्शी कैसे बनाते हैं? हम उसके किसी एक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं। आपसे न पॉलिश पूछी जानी है, आपसे न कलई पूछी जानी है, आपसे पूछा जाना है यहाँ पे किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो रसायन होता है लाल ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड अर्थात रेड ऑक्साइड। अगर आप मेरे पर भरोसा नहीं करते तो अपने घर का शीशा उठाइए जिसमें डेली मुंह देखते हैं, तो सामने की तरफ तो आपको कांच दिखती है, लेकिन कभी शीशा पटकिए टूट जाता है शीशा, तो आप पीछे की तरफ पाते हैं कि कांच पर एक पतली से कोई चीज का क्या है, लेप लगा हुआ है। वो लेप क्या है दोस्तों? वो लेप है रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड। प्रारंभ में वो कांच थी, उसका एक पृष्ठ तो कांच का ही रखा गया, लेकिन पीछे की तरफ एक पृष्ठ पर क्या हो गया है, लाल ऑक्साइड लगा दिया गया है, जिससे जब आप देखने जाते हैं तो आपकी आंखों का प्रकाश उस कांच पे पड़ता है। जब शीशे पे पड़ता है तो उसके आर पार नहीं जा पाता, बल्कि उस शीशे के चिकने पर से टकराता है और पुनः आपकी तरफ वापस आता है, जिससे आप क्या करते हैं, अपने आप को शीशे में देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से ही संभव है। ठीक है, तो लाल ऑक्साइड लगा दिया, लेप इसका लाल ऑक्साइड का लेप है। तो अब क्या होगा, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे कैसा कोई स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है। अच्छा, आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, यही पे थोड़ा समझ लीजिएगा। एक एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जिनसे हमें प्रकाश निकलता है या जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे आपका बल्ब हो गया, आपका मोमबत्ती हो गया, आपका सूर्य हो गया, आपका चंद्रमा हो गया, आपका टेबल लैंप हो गया, है ना। इस तरीके से ये सब क्या हो गए, आपके प्रकाश स्रोत होते हैं। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट है। जो सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश स्रोत है, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, एक होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या मैंने बोला? दीप्त प्रकाश स्रोत, एक होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये दीप्त क्या है और अदीप्त क्या है, एक क्वेश्चन से यहाँ से बनता है कई बार, इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ तक बता रहा हूँ, वरना कोई बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, प्रकाश स्रोत आप समझ गए थे, काफी था। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वो कहलाते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, है ना। ये सब क्या हो गए, आपके दीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। अदीप्त ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, वो कहलाते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। इनमें जैसे कौन हो गया, इनमें से आपकी पुस्तक हो गई, मेरा बोर्ड है, हो सकता है चमक रहा हो तो इस पर लाइट पड़ रही है इसलिए चमक रहा है। बोर्ड की कोई अपना प्रकाश नहीं है, इसका कोई अपनी चमक नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एग्जांपल बनता है, वो बनता है चंद्रमा का। किसका बनता है? चंद्रमा का। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश की वजह से क्या होता है, चमकता है। इसलिए चंद्रमा को हम दीप्त में न रख करके अदीप्त की श्रेणी में रखते हैं, दीप्त में न रख करके अदीप्त की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी बन सकता है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको चीज समझा दी है। चंद्रमा दीप्त प्रकाश स्रोतों में नहीं आएगा, चंद्रमा अदीप्त में आएगा। किसमें आएगा? अदीप्त में आएगा। उसके बाद हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ से प्रकाश किरण चली और जैसे इस पृष्ठ पर आई, अगर पॉलिश ना होती तो दूसरी तरफ चली जाती, पॉलिश होने की वजह से या अपने ही माध्यम में वापस जाएगी, इधर चलेगी, चली गई ना। अब क्या होगा, देखो ये जो किरण आती है, फटाफट मैं समझा रहा हूं आपके लिए, देखो ये सब नोट करना नहीं है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। जो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर आकर के गिरती है इस पृष्ठ पे, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, अच्छा, इस आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, हम डाल देते हैं एक नॉर्मल यानी एक अभिलंब, एक अभिलंब। इस तरीके से ये क्या डाला मैंने, अभिलंब डाला। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची है। अब यही है प्रकाश का पृथक, जो मैं समझाना है वो मैं बना रहा हूं सिस्टम। प्रकाश की किरण आई, चिकने पृष्ठ पर टकराई, जिस बिंदु पर आई आपतन बिंदु बोला गया, यहां से अपने ही माध्यम में वापस चली गई। जो किरण वापस गई इसे बोला परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के बाद गई है, ये आई थी तो आपतित थी, बीच में मैंने डाल दिया है अभिलंब।
अब देखो, मैंने आपको जब मैं गणित पढ़ा रहा हूं वहां मैं कोण वाला पढ़ा भी रहा था सिस्टम कि दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कोण बोलते हैं। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आप अगर ध्यान से देखें तो एक कोण बन रहा है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आप ध्यान से देखें दोस्तों तो एक कोण बन रहा है। इस कोण को जो आपतित किरण और अभिलंब की तरफ बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। जो कोण बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण की तरफ इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, थोड़ा राइटिंग समझ लीजिएगा। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और मजे की बात यह है कि अगर समतल पृष्ठों से परावर्तन हो रहा है तो ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप बस यही समझना था मुझे कि समतल पृष्ठों से प्रकाश के परावर्तन में सवाल आ सकता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? सदैव, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट जो नोट करने वाला था वो ये था कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, जो तीन छड़ियां आप देख रहे हो, ये हमेशा तीनों एक ही पृष्ठ के एक ही तल में अर्थात एक ही बिंदु पर होती हैं। ठीक है? ये नहीं होगा कि इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, थोड़ा संक्षिप्त चित्र बना के दिखाता हूं कि किरण आई यहां है, आई यहां है और गई इधर से है, अभिलंब आपने बीच में से ड्रा कर दिया। इस प्रकार का कोई परावर्तन की घटना में नहीं होता है। तीनों की यहाँ पे तीन बिंदु बन जाएंगे, एक ये, ऐसा नहीं होगा। तीनों ही तीनों क्या होंगे? एक ही पृष्ठ पर होंगे और एक ही पृष्ठ के एक बिंदु पर होंगे। अर्थात क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने शुरुआत की है, आपको सिर्फ बेसिक बताया है। लेकिन आने वाले समय में सिर्फ हम जैसे एक दो दिन होगा तो इस साइंस वाली क्लास में क्या होगा, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो परीक्षाओं के दृष्टिगत से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों शुरुआत में बेस बनाना बहुत जरूरी होता है और बेस बनाने में ही समय लगता है। आपने घर बनते देखे हैं, जब तक जमीन के जब तक नींव पड़ती है तब तक थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे मिस्त्री थोड़ा सा जमीनी लेवल पर आ जाता है काम आसान हो जाता है। तो एक दो दिन ऐसा हो सकता है कि हो जाए, आपको लगता हो कि नहीं ये क्या है, लेकिन बट जैसे धीरे धीरे आपका बेस बनेगा, आप उनसे कनेक्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सिर्फ उन्हीं चीजों को आप तक पहुंचाएंगे, डिलीवर करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं में आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर से बोले देता हूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, अपने दोस्तों से करवा लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दिया करें। आप सबका यही प्यार हमें बल संबल प्रदान करेगा कि हम आने वाले दिनों में इसी तरीके से आप सबको सेवा पहुंचाते रहें, आप सबसे जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।